सो हेलो क्रैकर्स, गुड मॉर्निंग। अभी हम आज एक नया लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, नया लेक्चर होगा हमारे नए टॉपिक पे। हमारा ह्यूमन सिस्टम ही चल रहा है, बायोलॉजी में ह्यूमन बॉडी ही चल रहा है, उसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम आज हम कवर करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर 1 होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम का। अभी तक हमने कुछ चैप्टर्स कर लिए हैं, जैसे स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम हमारा हो गया है, मस्कुलर सिस्टम हो गया है। ठीक है, इसके बाद हमने किया था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी कंप्लीट कर चुके हैं, एक एक चीज़ देखी थी हमने। इसके बाद हमने किया था, एक चैप्टर और कर चुके हैं हम, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, जिसके अंदर हमने किडनी देखी थी, लीवर देखा था, लंग्स देखे थे, इंटेस्टाइन देखी थी, स्किन देखा था, है ना। ये सारे किस्में थे हमारे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में। ठीक है, आज जो है हम नया लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो सबसे पहले हमें रेस्पिरेटरी सिस्टम करने से पहले पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन क्या होता है ना। रेस्पिरेशन सिर्फ सांस लेना नहीं होता, सांस ले लिया छोड़ दिया, इनहेल एक्सहेल, ये रेस्पिरेशन नहीं है। ये सिर्फ एक पार्ट है रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन एक टाइप से पूरी प्रोसेस है, मतलब एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, जिससे हमें एनर्जी मिलती है। यानी एनर्जी फॉर्मेशन के प्रोसेस को हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो हम कर रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमें इससे एनर्जी मिलती है। जितना भी काम होगा रेस्पिरेशन के अंदर, वो सारा हमें आउटपुट में एनर्जी देगा। फिर एनर्जी किसकी फॉर्म में देगा? एटीपी की फॉर्म में देगा। अब एक बार एग्जाम में पूछा गया था कि एटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो इसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या होती है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी की फुल फॉर्म होती है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और एनर्जी कहाँ से मिलती है? रेस्पिरेशन से मिलती है। हमारी बॉडी को जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है ना, सब मेजोरिटी हमें बिना रेस्पिरेशन के कुछ नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेशन से ही हमें ऑक्सीजन मिलता है, और ऑक्सीजन ही रिस्पॉन्सिबल है ग्लूकोज को ब्रेक करने में। ठीक है, ग्लूकोज को ब्रेक करता है ऑक्सीजन। ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन जब मिलेगा ना, तो जो ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा, रिएक्शन होगी, और हमें मिलेगी आउटपुट में कार्बन डाइऑक्साइड और थोड़ा सा पानी और एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। ठीक है, इसी को हम बेसिकली बेसिकली इसी को हम रेस्पिरेटरी सिस्टम बोल देते हैं, यानी रेस्पिरेटरी इक्वेशन इसी को बोल देते हैं। ठीक है, तो यही होती है हमारी बेसिक रेस्पिरेशन। पर इतने से तो काम चलेगा नहीं। अब आगे आगे देखना हम क्या क्या पढ़ेंगे रेस्पिरेशन में, वो आता है एग्जाम में। ये तो बिल्कुल बेसिक सी बात है। जैसे हमने हमने खाना खाया, ठीक है, डाइजेशन हुआ। डाइजेशन होने के बाद हमें मिलेगा ग्लूकोज। हमारी बॉडी को ग्लूकोज की नीड है। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है? C6H6O12, C6H12O6। ठीक है, ये होता है हमारा ग्लूकोज। अब जब हमने खाना खाया, उससे मिले ग्लूकोज। अब ग्लूकोज तो हमें एनर्जी देता है, हमें सबको पता है, पर बिना ऑक्सीजन के ये कुछ नहीं देता। इसीलिए हमारा लंग्स का बहुत ही मेन रोल है ऑक्सीजन को कलेक्ट करने में। ठीक है, फिर हमें हमें ऑक्सीजन इसके अंदर मिक्स की। ठीक है, ग्लूकोज मिला फूड से, लंग्स ने ऑक्सीजन कलेक्ट की। फिर जब फूड और ग्लूकोज और ऑक्सीजन मिक्स हुए ना, तो ब्रेक डाउन हो गया। किसमें? एक तो हमें मिली कार्बन डाइऑक्साइड, और एक हमें मिले वाटर, और थोड़ी सी एनर्जी एटीपी की फॉर्म में। तो इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अब इसको बिल्कुल लोकल लैंग्वेज में समझना है ना, तो ऐसे देखो, मान लो हमने कुछ भी खाना खा लिया, ठीक है, हमने सांस लिया। सांस लेने से हम सबको पता है, एक जो कम एजुकेटेड बंदा है ना, उसे भी पता है कि हमें ऑक्सीजन की नीड होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसी से हमें एनर्जी मिलती है। ठीक है, तो जब ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन मिलेगी ना, तो ब्रेक डाउन हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी। ये तो हो जाएगी रिलीज, क्योंकि ये बाय प्रोडक्ट है, ये रिलीज हो जाएगी। ठीक है, प्लस मिलेगा हमें थोड़ा सा पानी और थोड़ी सी एनर्जी। ये एनर्जी ही हमें ज़रूरत होती है, जो हमारे सारे बॉडी फंक्शन को परफॉर्म करेगी, इसी एनर्जी की हेल्प से होगा। ठीक है, हमारे सेल जो हैं एनर्जी एटीपी की फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है कि जो ये हमारी रेस्पिरेटरी इक्वेशन है, रेस्पिरेशन सिस्टम की जो इक्वेशन बन के निकल के आई है, ये कौन सी रिएक्शन है? एनाबॉलिक है या मेटाबॉलिक है? एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक? ठीक है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस कौन सी होती हैं? जो हमारे मेटाबॉलिज्म की रिएक्शंस होती है ना, हमारे कंप्लीट प्रोसेसिंग की जो रिले इक्वेशंस होती हैं, उनको बोलते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक तो एनाबॉलिक, एक कैटाबॉलिक। ठीक है, एनाबॉलिक वे होती हैं जिनके अंदर कोई यूज़फुल प्रोडक्ट बनता है।
यूज़फुल प्रोडक्ट का क्रिएशन होता है, क्रिएटेड होता है, ठीक है? तो ऐसा यूज़फुल प्रोडक्ट क्या है? एंजाइम्स, है ना? एंजाइम्स ही तो हैं। फिर जब एंजाइम्स का क्रिएशन होता है हमारा एनाबॉलिक रिएक्शन से, फिर वो एंजाइम है ना यूज़ होते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन में। क्या करते हैं? वो एंजाइम कैटाबॉलिक रिएक्शन में यूज़ होके और ब्रेक डाउन करते हैं। ब्रेक डाउन, किसका ब्रेक डाउन? जैसे हमारा फैट को फैटी एसिड में, प्रोटीन को एमिनो एसिड में, इन सबको ब्रेक डाउन करने का काम कौन करता है? एंजाइम करते हैं। एंजाइम कैसे मिलते हैं? एनाबॉलिक रिएक्शन से मिलते हैं, ठीक है? और कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या काम करता है? जो एंजाइम हमें, जो यूज़फुल प्रोडक्ट हमें एनाबॉलिक रिएक्शन में क्रिएट हुआ था ना, उस क्रिएटेड एंजाइम का यूज़ करके ब्रेक डाउन करना किसी और चीज़ को बनाने में, ठीक है? ये हमारी कैटाबॉलिक रिएक्शन थी। तो ये सब हम डिटेल में देख चुके हैं, ये बस रिकैप करना था, वो अब हो गया रिकैप, ठीक है? तो अब कमेंट कर दो कि जो ये हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ये एनाबॉलिक रिएक्शन के अंदर आएगी या कैटाबॉलिक रिएक्शन के अंदर आएगी? डिटेल में बता रखी है मैंने ये, ठीक है? बाकी अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं कल इसको रिकैप कर ही दूँगा। आज इसको कमेंट कर देना, जो-जो पढ़ रहा है उसका पता चल जाएगा, कौन कितना आगे है, कौन कितना पानी में है। ये सब पता चल जाता है अगर कोई एक आधा क्वेश्चन प्रीवियस लेक्चर से पूछ लिया जाए तो। ठीक है? तो ये थी हमारा रेस्पिरेशन का बेसिक इक्वेशन। काफ़ी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये। इसको बैलेंस कर लो। बैलेंस तो की नहीं हमने, ठीक है? 6O2 और 6H2O हो गया ना? हो गया। ठीक है? तो ये थी हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम की इक्वेशन। ठीक है? देखो पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे वरना तो बैठे तो सारे हैं ही। ठीक है? फिर देखो रेस्पिरेशन क्या है? अब इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं। रेस्पिरेशन सिर्फ़ सिर्फ़ इन्हेल और एक्सहेल करने के प्रोसेस को नहीं बोलते। ठीक है? रेस्पिरेशन इज़, अब हम 4-5 पॉइंट लिखेंगे कि रेस्पिरेशन क्या है। ठीक है? तो पहला, रेस्पिरेशन है ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। क्या है? ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। अब क्या मतलब है इसका? देखो हमने फूड खाया, हमें मिली ग्लूकोज़। ठीक है? अब ग्लूकोज़ के अंदर ऑक्सीजन को मिक्स कर रहे हैं। उससे फिर हमें एनर्जी मिल रही है, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ फूड। फूड का ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है? फिर ये होती है फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। रेस्पिरेशन यही है, क्या है? फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन एटीपी फॉर्म। अब हमें जो एनर्जी मिल रही है रेस्पिरेशन प्रोसेस से, वो एटीपी की फॉर्म में मिल रही है ना? और हमारे जो जितने भी सेलुलर लेवल के वे हैं, सेल्स हैं, टिश्यूज़ हैं, वे सब जो एनर्जी यूज़ कर रहे हैं, वो एटीपी की फॉर्म में ही यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा तुम हीट एनर्जी दो, कुछ भी एनर्जी दो, इलेक्ट्रिक एनर्जी दो, उन सब से इनको कोई मतलब नहीं है। रेस्पिरेशन से हमें ये एनर्जी मिल रही है और ये सबसे बढ़िया तरीके से यूज़ की जा सकती है हमारे सेल्स के द्वारा। ठीक है? तो लिविंग ऑर्गेनिज़्म एनर्जी को एटीपी की फॉर्म में यूज़ करना ज़्यादा प्रेफ़र करता है। ठीक है? फंक्शन तो देखो इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी होते हैं, है ना? अब क्वेश्चन तो ये भी बनता है कि सर इलेक्ट्रिक सिग्नल्स भी तो यूज़ हो रहे हैं, उसमें इलेक्ट्रिक ही तो यूज़ हो रहा है। वो अलग 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 वे है, वो तो सिर्फ़ सिग्नल भेजे जा रहे हैं। जैसे मेरी उँगलियाँ मैं जब चाहूँ जब इनको मोड़ सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे ब्रेन से, हमारे नर्वस सिस्टम से मेरे इन मस्कुलर सिस्टम के पास मैसेज जाता है। वो कैसे जाता है वो सब हम डिटेल में देखेंगे, इसका स्पेसिफिक चैप्टर है। ठीक है? एग्ज़ाम में भी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी वो इम्पोर्टेंट है। पर अभी रेस्पिरेशन पे ध्यान दो। ठीक है? तो रेस्पिरेशन हो गया हमारा ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, या फिर रेस्पिरेशन इज़ द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है? फिर थर्ड क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेशन इज़ ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या बोल सकते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में फूड का ब्रेक डाउन होना। ये वही बात है, ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ये वही चल रहा है। रेस्पिरेटरी वाली हमने वो देखी थी ना इक्वेशन, जिसके अंदर ग्लूकोज के अंदर ऑक्सीजन मिक्स करते हैं और वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर देती है। किस किस में? एक तो कार्बन डाइऑक्साइड में, एक थोड़ा सा पानी मिलता है, और तीसरा मिलता है हमें एनर्जी, किसकी फॉर्म में? एटीपी की फॉर्म में। ठीक है? तो ये सब चीज़ें मिलती है। तो ये इस डेफिनेशन में इन्हीं को लिखा है कि रेस्पिरेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है? फिर हम रेस्पिरेशन को क्या बोल सकते हैं? हम बोल सकते हैं कि रेस्पिरेशन इज ए बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन है। रिएक्शन देखी है हमने, अभी थोड़ी देर पहले देखी थी, वही है बायोकेमिकल रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन क्या है? हमारी बायोकेमिकल रिएक्शन भी है। ठीक है? फिर ये एनाबॉलिक प्रोसेस है या कैटाबॉलिक प्रोसेस है? ये आप कमेंट कर देना, ठीक है? ये एनाबॉलिक है या कैटाबॉलिक है? अगर इसमें भी कोई डाउट रहती है तो मैं वो बताऊँगा दोबारा, ठीक है? वैसे ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैसे है वो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। अगर किसी को फिर भी हल्की-फुल्की भी डाउट रहती है तो वो कमेंट करना, ज़रूर क्लियर किया जाएगा आपका डाउट।
ठीक है? अब देखो सबको लगता होगा मतलब मेजॉरिटी जिन्होंने पढ़ा नहीं है उनको तो ये लगता है कि रेस्पिरेशन क्या है? साँस लेना, साँस छोड़ना, है ना? तो वो रेस्पिरेशन नहीं है, वो है एक्सपीरेशन। अब हम उसी टॉपिक की तरफ जाएँगे। 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है एक्सपायरेशन, एक होती है इंस्पायरेशन, ठीक है? एक्सपायरेशन तो वो है जो हर कोई सोचता है कि यही है रेस्पिरेशन, मतलब एक्सपीरेशन ही है वो एक्सहेल और इन्हेल। उसका काम इतना ही है बस। क्या काम है कि जितनी भी हमारे वायुमंडल में, हमारे एटमॉस्फेयर में एयर है ना, उसको हमारे लंग्स के अंदर डालना, वहाँ से फिर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करना और फिर उसको रिलीज़ कर देना। ये है एक्सपीरेशन, ठीक है? तो हम क्या बता रहे हैं कि रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन इसके 2 टाइप्स होते हैं, 2 टाइप से पढ़ेंगे हम इसको। पहला तो हो गया हमारा एक्सपायरेशन एक्सपायरेशन और दूसरा हो गया हमारा इंस्पायरेशन। ठीक है? नाम से ही दिख रहा है एक्सपायरेशन यानी कि बाहर से, और ये नाम से ही दिख रहा है इंस्पायरेशन यानी अंदर की साइड से, इनसाइड से, ये एक्सटर्नल साइड से। ठीक है? तो जो हम एक्सटर्नली जो भी हम एयर को इनहेल और एक्सहेल करते हैं ना, उसी को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। और जब ये हमने रिएक्शन देखी थी ना ऑक्सीडेशन ऑफ फूड यानी कि एनर्जी की फॉर्मेशन सेलुलर लेवल पे, वो सब होता है हमारा इंस्पायरेशन में। ठीक है? तो इसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ऑन द अदर हैंड इसको क्या बोलेंगे? इंटरनल रेस्पिरेशन, इंटरनल रेस्पिरेशन। ठीक है? ये बाहर से बाहर ही हो जाती है क्योंकि हमारे लंग्स तो बाहर ही हैं, सेलुलर लेवल पे तो काम हुआ ही नहीं। सिर्फ लंग्स ने हवा भरी, ऑक्सीजन एक्सचेंज किया, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज की और फिर वो बाहर वापस हवा छोड़ दी लंग्स से, है ना? तो इनहेल और एक्सहेल। प्राणायाम में करते हैं ना, अनुलोम-विलोम करते हैं, तो अनुलोम यानी अंदर और विलोम यानी बाहर। तो यही चीज़ें हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में काउंट होती हैं। तो ऐसे रेस्पिरेशन सिस्टम को हम बोलते हैं एक्सपायरेशन। ठीक है? और इंस्पायरेशन क्या होता है? हमारा जो इंटरनल जो हमने ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड का एक्सचेंज कर लिया ना, फिर वो ऑक्सीजन जो आ चुकी, उसका यूज़ होके ग्लूकोज़ को ब्रेक डाउन करके एनर्जी की फ़ॉर्म में कन्वर्ट करके उसको यूज़ करना एनर्जी को, वो सब होता है हमारा इंस्पायरेशन में। ठीक है? ज़्यादा जो पढ़ने वाला टॉपिक है ना, वो ये है क्योंकि ये तो मेजॉरिटी बच्चों को आता ही है। इसके अंदर डाउट रहती है और इसके अंदर क्वेश्चन भी बिल्कुल सिंपल से बनते हैं, पर वो भी सिर्फ़ पढ़ोगे तभी आएँगे, वैसे तो वो भी नहीं आएँगे। है ना? तो ये हो गया हमारी इंटरनल रेस्पिरेशन, ये हो गई हमारी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है? ये सिंपल ब्रीथिंग को हम बोल सकते हैं। यानी सिंपल ब्रीथिंग को हम एक्सपायरेशन बोल सकते हैं। एक्सपायरेशन क्या है? ये रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। 2 पार्ट है रेस्पिरेशन के, एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। ठीक है? ब्रीथिंग एक्सपायरेशन को ही बोल सकते हैं या फिर हम बोल सकते हैं इनहेल या एक्सहेल। क्या बोल सकते हैं? इनहेल या एक्सहेल। ठीक है? अब देखो सब हमें पता है कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, इसके अंदर काफ़ी सारी गैसेज़ हैं। काफ़ी सारी गैसेज़ हैं, जैसे 75% तो नाइट्रोजन है। कितनी है नाइट्रोजन? 75%। 21% ऑक्सीजन है। सबको पता है कि 75% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है यानी CO2 गैस है और जो बच गई वो हमारी रिमेनिंग गैस है, रिमेनिंग गैस। ठीक है? अब तुमने कभी सोचा है हम जब साँस लेते हैं, इनहेल करते हैं, तब ये सारी जाती है हमारी बॉडी में तो, है ना? तो कौन-सी हमारी बॉडी रखती है और कौन-सी गैस बाहर फेंक देती है वापस? ये काफ़ी बार बच्चों ने मतलब खुद के दिमाग में भी आता ही है भाई, कि हमने मतलब साँस ले लिया, तो कौन-कौन सी गैस हमारी बॉडी में गई, कौन-कौन सी रिलीज़ कर दी, कौन-कौन सी रख ली, कौन-कौन सी होल्ड कर ली और कौन-कौन सी वापस एक्सक्रीट कर दी, फेंक दी। है ना? लंग्स का काम एक्सक्रीट करना भी तो है। तो लंग्स क्या एक्सक्रीट करता है हमारा? कार्बन डाइऑक्साइड एक्सक्रीट करता है। ठीक है? तो देखो इन्हेल करते हैं ना जब हम, तो हम इन्हेलिंग में 78% होता है ये। देखो तुम में से कोई नहीं बोला। ठीक है? तो 78% तो नाइट्रोजन इन्हेल होती है। इन्हेल का बता रहा हूँ मैं, क्या इन्हेल करते टाइम 78% नाइट्रोजन हम इन्हेल कर लेते हैं, सूँघ लेते हैं, अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है? फिर बाद में 21% ऑक्सीजन और 0.03% CO2 और रिमेनिंग गैसेज़ भी हम इन्हेल करते टाइम अपने लंग्स के अंदर इन्हेल कर लेते हैं। ठीक है? अब एक्सहेल करते टाइम क्या होता है? इनमें से कुछ ऑक्सीजन तो हमारी ज़रूरत की है, तो इसका कुछ पोर्शन हम रखते होंगे और बाकी हम फेंक देते होंगे। यही है? हाँ, तो सही आंसर है, यही है। देखो नाइट्रोजन की हमारी बॉडी को नीड नहीं है,
तो नाइट्रोजन हम पूरा का पूरा एक्सक्रीट कर देते हैं, पूरा का पूरा फेंक देते हैं हमारे लंग्स से, ठीक है? तो नाइट्रोजन एक्सहेल कर देते हैं हम पूरा का पूरा, ठीक है? ऑक्सीजन की हमारी बॉडी को नीड है, तो 21 की 21% ऑक्सीजन तो काफ़ी सारी होगी ना, हम इतनी तो रख नहीं सकते, हमारी बॉडी को जितनी नीड है उतनी ही रखेंगे। तो हम ऐसी कंडीशन में हम 4% एप्रोक्सिमेटली 4% ऑक्सीजन एक्सहेल कर देते हैं। मतलब 4% हम रख लेते हैं और रिमेनिंग कितनी बच गई लगभग 17% वो हम एक्सहेल कर देते हैं। इतनी हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है और ये हम एक्सहेल कर देते हैं, एक्सहेल कर देते हैं, ठीक है? और कार्बन डाइऑक्साइड तो हम पूरी एक्सहेल कर देते हैं, जो हमारी बॉडी भी तो बनाती है रेस्पिरेशन के बाद, तो ठीक है? इतनी तो हमारे बाहर से इन्हेल हुई, फिर कुछ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में भी तो बनी थी ना रेस्पिरेशन वाली इक्वेशन से। किससे? ग्लूकोज में जब हमने ऑक्सीजन डाली थी तो हमारी एनर्जी मिली थी। साइड में हमारे बाई प्रोडक्ट भी मिला था। क्या मिला था? कार्बन डाइऑक्साइड। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो रिलीज़ होगा। ठीक है? तो रिलीज़ करते टाइम हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होता है 4.03% एक्सहेल करते टाइम। तो ये कुछ पॉइंट्स याद रखने वाले थे। क्या याद रखने वाले थे? कि हम इन्हेल करते हैं ना तो 78% नाइट्रोजन आ जाती है हमारे लंग्स में, 21% ऑक्सीजन आ जाती है लंग्स में और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है लंग्स में और कुछ रिमेनिंग गैसेज़ भी आ जाती हैं। रिमेनिंग गैसेज़ एज़ इट इज़ निकल जाती हैं एक्सहेल करते टाइम, नाइट्रोजन एज़ इट इज़ निकल जाती है, ऑक्सीजन हमें 4% ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी 17% एक्सहेल करते टाइम सारी निकल जाती है लंग्स से बाहर और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% हमारी बॉडी में एंटर की थी। कितनी भी एंटर की हो, हम सिर्फ़ इतना ही एक्स रिलीज़ करते हैं क्योंकि मतलब इतना रिलीज़ कर देते हैं क्योंकि हमारी बॉडी खुद भी तो बना रही है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। इसको दोबारा पढ़ लेना, ध्यान से पढ़ लेना। तो आज मैं इतना ही बताऊँगा, कल इसको दोबारा डिटेल में देखेंगे और कुछ 2-3 पॉइंट और है कि हमारे इनहेल में लंग्स का क्या होता है, एब्डोमेन कैविटी का क्या होता है, डायफ्राम क्या होता है, एक्सहेल और इनहेल इन इन प्रोसेस में कौन-कौन सा ऑर्गन यूज़ होता है, कौन-कौन सी पाइप्स यूज़ होती है, जैसे ट्रैकिया यूज़ होता है, ब्रोंकाई यूज़ होता है, एल्वियोल यूज़ होता है ना? ये सब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो इतना करके आओगे तब वो समझ आएगा। ठीक है? तो आई गेस इतना तुम बराबर मेरे रहोगे। ठीक है? तो पढ़ लेना। गुड लक एंड हैव अ नाइस डे। बाय।